अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। इस व्लॉग में बहुत प्यारे यूनिक स्पेशल बच्चों के बारे में हम बात करेंगे कि इनको डिसेबिलिटीज़ की वजह से क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और उसके कॉजेज़ क्या हैं और कैसे उनको बेहतर ज़िंदगी गुजारने में हेल्प की जा सकती है। सब कुछ तो इस व्लॉग में ज़िक्र करना मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ ख़ास और अहम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। स्पेशल चिल्ड्रन में जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो फ़िज़िकल भी हो सकती हैं, मेंटल भी और इंटेलेक्चुअल भी। जिस्मानी माजूरी की वजह से वो स्पेशल बच्चे के लिए मुश्किल होता है कि वो अपने जिस्म की हरकत पर कंट्रोल करे और उनको कोऑर्डिनेट करे। सेरेब्रल पैल्सी और स्पाइना बाफाइडा इसकी एग्जांपल्स में शामिल है। सेरेब्रल पैल्सी में ब्रेन इंजरी की वजह से हरकत जिस्म की जो है वो मुतासिर होती हैं और ये ऐसा तकरीबन सारी उम्र तक ऐसा रहता है, लेकिन एक्सरसाइज और अच्छी ट्रीटमेंट के ज़रिए इसको सिचुएशन को बेटर किया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी ब्रेन इंजर हो सकता है। स्पाइना बाफाइडा में स्पाइनल कॉर्ड में पैदाइशी तौर पर नुक्स हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जिस्मानी डिसेबिलिटी होती है, माजूरी होती है, लेकिन कभी कभार जिस्मानी और जहनी दोनों तरह की माजूरी भी हो सकती है। कि वजूहात में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी शामिल है और इसके साथ साथ जेनेटिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी शामिल हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक डिसेबिलिटी में बच्चों की सोशल जो एबिलिटी होती है वो मुतासिर होती है। उनके लिए अपनी फीलिंग्स को समझना और दूसरों की फीलिंग को समझना दोनों मुश्किल हो जाते हैं। इसके साथ साथ उनके लिए पढ़ना लिखना भी ज़रा मुश्किल होता है। ऑटिज़म और ADHD इसकी चंद एग्जांपल्स में से एक है। ऑटिज़म में बच्चे के लिए सोशल इंटरेक्शन और बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है और इसके अलावा बाज़ बच्चे किसी एक चीज़ को बार बार करते हैं, बार बार कोई एक काम करते हैं और इसके साथ साथ उनके लिए ये भी मुश्किल होता है कि अगर कोई रूटीन से हट कर कोई काम किया जाए तो उसके लिए उनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा ये बच्चे आई कांटेक्ट भी नहीं करते। अगर बच्चे को ऑटिज़म हो तो उसमें और डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया या फिर सोने में मुश्किल होती है, ADHD या एपिलेप्सी भी हो सकती है और OCD भी। ये जेनेटिक भी हो सकता है और माहौल के असरात की वजह से भी हो सकता है। अक्सर 3 या 4 साल से पहले ये पता नहीं लग सकता कि बच्चे को ऑटिज़म का मसला है। ऑटिज़म प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन से भी हो सकता है और इसके अलावा टॉक्सिन के मसाइल की वजह से भी और एयर पोल्यूशन वगैरह से भी। इन बच्चों को अगर स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, सोशल स्किल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाए तो वो भी इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इन बच्चों के लिए कंसंट्रेट करना किसी चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इनकी तवज्जो हटती रहती है। इनके लिए एक जगह काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए बैठना भी मुश्किल होता है। ये बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं और इनके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इन स्पेशल बच्चों को सोने में भी मुश्किल होती है और स्कूल में पढ़ने और होमवर्क वगैरह करने में भी मुश्किल होती है। जिन बच्चों को ADHD होता है उनमें भी डिसलेक्सिया भी हो सकता है, उनमें ऑटिज़म भी हो सकता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टिक्स भी के मसाइल का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। ये ज़्यादातर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, लेकिन इसमें जो टॉक्सिन्स हैं और इन्फेक्शन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं उनका भी बहुत अहम रोल होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में बच्चों को बातचीत करने में मुश्किल होता है और इन्फॉर्मेशन लेना और सीखना, उसको समझना भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है।
इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो डाउन सिंड्रोम है। ऐसे बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद अगर आप देखें तो आपको पता लग जाता है कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। इन बच्चों में भी डाउन सिंड्रोम के साथ साथ और भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि सुनने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम और हार्ट के मसाइल हैं, और इसके साथ साथ थायराइड के भी मसाइल इनमें देखे गए हैं। क्रोमोसोम्स म्यूटेशंस की वजह से ऐसा होता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। स्वीडन में यूनिक बच्चों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। उनका रेगुलर चेकअप किया जाता है, उनकी के लिए हैबिलिटेरिंग सेंटर हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी वो जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी ले जाया जाता है, और इसके अलावा और भी कोई डॉक्टर जो ज़रूरत हो तो वहाँ उनका चेकअप होता है। यहाँ पेरेंट्स को बाकायदा एजुकेशन भी दी जाती है और इसके साथ साथ डिफरेंट वर्कशॉप्स भी होती हैं, और फाइनेंशियली तौर पर जो मदर या फादर घर में बच्चे की केयर कर रहे होते हैं तो उसके लिए उनको केयर अलाउंस भी मिलता है, जो कि बच्चे की कंडीशन के हिसाब से उनको दिया जाता है, और इसके अलावा जो भी सहूलियात उनके लिए होती हैं वो फ्री होती हैं। ये स्पेशल बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके लिए वहाँ पर स्पेशल जो एजुकेटर हैं वो होते हैं, इसके अलावा नर्स भी होती हैं, स्पीच थेरेपी से भी थेरेपिस्ट से भी उनका कांटेक्ट होता है, और डाइटिस्ट से भी। इन स्पेशल बच्चों के लिए प्री स्कूल्स भी हैं, इसके अलावा स्पेशल प्राइमरी स्कूल्स हैं, स्पेशल कॉलेजेस भी हैं इनके लिए, और इसके साथ साथ स्पेशल अडल्ट एजुकेशन का भी इनके लिए इंतज़ाम है। इन स्पेशल बच्चों के लिए विजुअल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है, और इसके लिए हम जो टीचर्स हैं वो भी पढ़ते हैं, और इसके अलावा पेरेंट्स को भी इसके बारे में बताया जाता है, और इसके ज़रिए बच्चों की हेल्प करने की कोशिश की जाती है। यहाँ स्वीडन में मेरी कुछ फ्रेंड्स यूनिक चिल्ड्रंस की मदर्स हैं जिन्होंने इस व्लॉग के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहती हैं कि इन बच्चों को यहाँ बहुत अच्छी तरह हेल्प मिल रही है। फिजियोथेरेपिस्ट घर भी आते हैं और वो ख़ुद भी हर महीने हैबिलिटेरिंग सेंटर बच्चों को लेकर जाते हैं, जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं और स्पीच थेरेपिस्ट भी। ऐसे बच्चों के मसल्स दरअसल वीक होते हैं, ख़ास तौर पर मुंह के मसल्स, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट 3 से 4 एक्सरसाइज हर दफ़ा बताते हैं जो कि घर आकर करनी होती हैं, और 1 माह बाद जब जाना होता है तो वहाँ पर पेरेंट्स को रिपोर्ट देनी होती है कि सब कैसा रहा और कितना एक्सरसाइजेस से फ़र्क पड़ा और क्या हो सका और क्या नहीं हो सका, और फिर वो पेरेंट्स को गाइड करते हैं और ज़्यादा कोशिश करवाते हैं ताकि बच्चे के लिए आसानी हो। इन हैबिलिटेरिंग सेंटर्स में बच्चों के लिए स्पेशल कमरा भी होता है, स्पेशल उनके खिलौने होते हैं, और घर के लिए भी चीज़ें दी जाती हैं जिसकी भी उन बच्चों को ज़रूरत हो, जैसे स्पेशल किस्म के पैम्पर्स होते हैं, स्पेशल मिल्क होता है, स्पेशल चेयर्स, स्पेशल वांग होती है, स्पेशल शूज़ अगर उनको चाहिए तो वो भी दिए जाते हैं, और स्पेशल वॉकर भी। इन बच्चों के लिए टैक्सी का सफ़र जो है वो भी यहाँ पर फ्री है, और फैमिली के साथ अगर वो बच्चे होते हैं तो भी वो पेरेंट्स के लिए भी फ्री होता है। बच्चों के साल में काफ़ी दफ़ा रेगुलर चेकअप होते हैं, और अगर डॉक्टर्स के पास स्पेशल के पास जाना पड़े, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं या फिर लंग्स के डॉक्टर हैं, तो वो भी बच्चों को ले जाया जाता है, और अगर मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो भी दी जाती है। घर के बारे में वो कहती हैं कि जो एक्सरसाइज और मालिश का कहा जाता है वो करती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि सबसे ज़रूरी ये है कि अगर किसी फैमिली के यहाँ कोई यूनिक बच्चा पैदा हो तो दिलो दिमाग से पूरी फैमिली सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करे। जब आप खुद एक्सेप्ट करेंगे तो ही बच्चे में भी वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप अच्छी तरह उसके लिए सब कुछ कर सकेंगे। ये बच्चे डिले होते हैं, और जितना आप इन्में इन्वॉल्व होंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे,
उतना ही आपका बच्चा लर्न करेगा। अगर आपको कोई चीज़ 10 दफ़ा भी रिपीट करनी पड़े तो आप ज़रूर करें। 5 साल हिम्मत करके मेहनत करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका चेकअप रखना चाहिए और उसके फेस फीचर्स पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों की आई साइड भी वीक होती है और आइज़ ओपन भी थोड़ी होती हैं और उनकी आई लिड भी पूरी तरह नहीं खुलती और वो आई कांटेक्ट भी नहीं करते। इसके साथ साथ बच्चे के खेलने पर गौर करें कि मिलकर खेल रहे हैं या सिर्फ अपने आप में हमेशा मगन है। और इसके साथ साथ फुल चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे के दूसरे ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बच्चे अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे खुशकिस्मती की अलामत होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होता है। आप बच्चे की केयर करो, ये फ़रिश्ते होते हैं। कुछ लोग इन बच्चों को बाहर नहीं लाते और छुपाते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। इनको भी बाहर लाना चाहिए, दुनिया से मिलाना चाहिए। इनको भी हंसना है और इनकी भी खुशियां हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं और यूनिक चिल्ड्रंस की मदर्स भी हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और अल्लाह ताला उनको इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब दे। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ इम्पोर्टेंट जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं और मेरी फ्रेंड्स कोशिश करेंगी कि उसके आंसर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।